नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अपने मेवाड़ के गोहिल राजवंश के बारे में बात करने वाले हैं और मेवाड़ के इस पार्ट के अंदर अपनी बात करेंगे गोहिल राजवंश की सिसोदिया शाखा के शासक महाराणा प्रताप के बारे में। पिछले वीडियो पार्ट के अंदर अपने महाराणा उदय सिंह तक पढ़ चुके हैं और महाराणा उदय सिंह के पुत्र कौन थे? महाराणा प्रताप। और उनके उत्तराधिकारी शासक कौन बने? महाराणा प्रताप बने। और आज अपने उनके बारे में बात करेंगे और महाराणा प्रताप के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, जिसमें अगर अपनी बात करें हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, इसके अलावा दिवेर का युद्ध। और जो दिवेर का युद्ध है वह मेवाड़ के लिए गौरव का प्रतीक रहा है। कौन सा युद्ध? दिवेर का युद्ध। तो इन सभी युद्धों के बारे में अपनी पूरी डिटेल से आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है मेवाड़। मेवाड़ के शासक कौन है? महाराणा प्रताप। आज बेटा आपने पढ़ना है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी को। कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी को। इनके पिता का नाम क्या था? महाराणा उदय सिंह। पिता का नाम क्या था? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह। और इनकी माता का नाम क्या था? जयवंता बाई। माता का नाम क्या था? जयवंता बाई। जयवंता बाई। पहले अपने महाराणा प्रताप की परिचय की बात कर लेते हैं। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। और इनके पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह और इनकी माता का नाम क्या था? जयवंता बाई। और जयवंता बाई कौन थी? अक्केराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। अक्केराज चौहान की पुत्री थी। और अक्केराज चौहान कहाँ के शासक थे? जालोर के सोनगरा चौहान शासक थे। कौन? अक्केराज चौहान। और अक्केराज चौहान की पुत्री जयवंता बाई का विवाह किसके साथ किया गया था? महाराणा उदय सिंह के साथ किया गया। और महाराणा उदय सिंह और जयवंता बाई से उत्पन्न पुत्र कौन थे? महाराणा प्रताप। अब देखो भाई, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1572 ईस्वी में। और 1572 ईस्वी में जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई तो उससे पहले, मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी उत्तराधिकारी को लेकर जो निर्णय लिया था, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? रानी बटियाणी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई 1572 ईस्वी में, तो जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था गोगुंदा में, तो वहां पे रानी बटियाणी उस समय जगमाल की राज तिलक की तैयारी कर रही थी। और जगमाल महाराणा प्रताप के अंतिम संस्कार पर नहीं पहुंचा। तो अंतिम संस्कार किसके द्वारा किया गया? महाराणा प्रताप के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? महाराणा प्रताप के द्वारा किया गया। और इसके बाद इनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। कब? इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1572 ईस्वी में। राज्याभिषेक कब हुआ था? 1572 ईस्वी में। और राज्याभिषेक कितनी बार हुआ था? 2 बार हुआ था। पहले तो कहां पे हुआ था? गोगुंदा में। कहां हुआ था? गोगुंदा में। और उसके बाद दूसरी बार इनका राज्याभिषेक कब किया गया? 1572 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में किया गया। कहां किया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग में किया गया था। तो देखिए, जब महाराणा प्रताप के द्वारा महाराणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया, तो इनके नाना अक्केराज चौहान के द्वारा, जो महाराणा उदय सिंह के द्वारा उत्तराधिकारी को लेकर जो निर्णय लिया गया था, उस निर्णय को पलटने का कार्य किसने किया? अक्केराज सोनगरा चौहान। और इनके साथ कौन थे? मालदेव राठौड़। और इसके अलावा इनके साथी थे जो थे राम सिंह, जो ग्वालियर के शासक थे, जो महाराणा उदय सिंह के अंतिम संस्कार पर पहुंचे थे। इन तीनों ने महाराणा उदय सिंह के उत्तराधिकारी को लेकर लिए गए निर्णय को बदलकर महाराणा प्रताप का गोगुंदा में क्या करवा दिया? 1572 ईस्वी में राज्याभिषेक करवा दिया। और इसके बाद दूसरी बार इनका राज्याभिषेक कहां किया गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर किया गया था। और अपने से पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था भी? महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जानते थे?
इन्हें कहा जाता था किक्का या क्या कहा जाता था, कुक्का। अब देखो भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग में 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक कर दिया गया, तो इनका ही एक भाई जिनका नाम क्या था, जगमाल। क्या नाम था, जगमाल। तो जगमाल मेवाड़ से चला गया किसके पास, मुगल शासक, दिल्ली के मुगल शासक अकबर के पास चला गया। अकबर ने जगमाल को किसकी जागीर दे दी, जहाजपुर भीलवाड़ा की जागीर दे दी। जहाजपुर जो कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। और इसके अलावा सिरोही का आधा क्षेत्र भी किसे दे दिया, सिरोही का आधा क्षेत्र किसे दे दिया, जगमाल को दे दिया। लेकिन बाद में जगमाल की दत्तानी के युद्ध में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। दत्तानी का युद्ध कब हुआ था, दत्तानी का युद्ध कब हुआ था, 1583 ईस्वी में। कब हुआ था, 1583 ईस्वी में। तो देखो, जब महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक किया गया, तो जगमाल अब मेवाड़ छोड़कर किसके पास चला गया, अकबर के पास चला गया। तो अकबर ने जगमाल को जहाजपुर, भीलवाड़ा और सिरोही का आधा क्षेत्र किसे प्रदान कर दिया, जगमाल को प्रदान कर दिया। और बाद में जगमाल की दत्तानी के युद्ध में 1583 ईस्वी के अंदर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। समझ आ गई बात यहाँ तक। अगर समझ में आ गया है तो अब इसे नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं और महाराणा प्रताप के बारे में आगे बात करते हैं। कर लिया नोट। अब देखिए, जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने, उस समय इनके समकालीन दिल्ली के मुगल शासक कौन थे, दिल्ली के मुगल शासक कौन थे, अकबर थे। कौन थे, अकबर थे। अब देखो भाई, महाराणा प्रताप के शासक बनने के समय मेवाड़ के अधिकतर भागों पे, जैसे कि बदनौर, रायला, मंडलगढ़, चित्तौड़ और कुछ क्षेत्रों पर मुगलों का अधिकार था। और मुगलों का अधिकार होने के कारण मेवाड़ की आय और प्रतिष्ठा घट चुकी थी, जिसके कारण अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में क्या लगाया गया, नागौर दरबार लगाया गया। तो अकबर के द्वारा नागौर दरबार कब लगाया गया, 1570 ईस्वी में लगाया गया। और इस नागौर दरबार में राजपुताना के लगभग सभी शासक मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए पहुंचे, लेकिन महाराणा प्रताप इस नागौर दरबार के अंदर उपस्थित हुए तो थे, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और इसके बाद जब अकबर की अधीनता महाराणा प्रताप के द्वारा स्वीकार नहीं की गई, तो अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए 4 दूत मंडल भेजे। क्या भेजे, 4 दूत मंडल, या जिसे कहा जाता है शिष्टमंडल। 4 दूत मंडल या शिष्टमंडल भेजे, किसको अधीन करने के लिए, महाराणा प्रताप को अकबर ने अपने अधीन करने के लिए 4 दूत मंडल या शिष्टमंडल भेजे थे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखने हैं। और 4 जो दूत मंडल भेजे, उन्हें हमें ध्यान रखना है जमा भट्टो नाम से। किस नाम से ध्यान रखना है, जमा भट्टो नाम से। तो जैसे ध्यान रखना है, पहला जो दूत मंडल भेजा गया था वह किसके नेतृत्व में भेजा गया था, जैसे ध्यान रखना है, जलाल खां कोरची, जलाल खां कोरची के नेतृत्व में भेजा गया था। कब भेजा गया, नवंबर 1572 ईस्वी में। कब भेजा गया, नवंबर 1572 ईस्वी में। लेकिन जलाल खां कोरची है वह महाराणा प्रताप को अकबर के अधीन या मुगलों के अधीन करने में क्या रहे, असफल रहे। इसके बाद दूसरा जो शिष्टमंडल भेजा गया वह किसके नेतृत्व में भेजा गया, मान सिंह कछवाहा के नेतृत्व में भेजा गया। किसके नेतृत्व में भेजा गया, मान सिंह कछवाहा के नेतृत्व में भेजा गया था। और ये कब भेजा गया था, जून 1573 ईस्वी में। कब भेजा गया, जून 1573 ईस्वी में भेजा गया, जब मान सिंह मुगलों की महाराणा प्रताप को मुगलों के अधीन करने के लिए कहाँ पहुंचे, मेवाड़ पहुंचे। तो महाराणा प्रताप और मान सिंह कछवाहा की जो मुलाकात है वह कहाँ हुई थी, उदय सागर झील पर हुई थी। और उदय सागर झील पर होने के बाद महाराणा प्रताप ने इनका स्वागत किया, और स्वागत करते हुए मान सिंह कछवाहा को दावत पर आमंत्रित किया। लेकिन जब मान सिंह कछवाहा प्रताप के दरबार में दावत पर पहुंचे,
तो दावत पर पहुंचे तो महाराणा प्रताप है वे मान सिंह कछवाहा से मिलने के लिए समय नहीं आए और इन्होंने किन्हें भेज दिया, अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह को भेज दिया। तो जब मान सिंह के द्वारा कुंवर अमर सिंह से पूछा गया कि प्रताप समय क्यों नहीं आए, तो कुंवर अमर सिंह ने कहा कि प्रताप समय क्या हो चुके हैं, अस्वस्थ हैं, और अस्वस्थ होने के कारण वह नहीं आए। और मान सिंह ने क्या मान लिया कि मान सिंह ने ये मान लिया कि आमेर रियासत के द्वारा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए और इसके कारण महाराणा प्रताप है वह मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। और इस प्रकार मान सिंह कछवाहा भी महाराणा प्रताप को मुगलों के अधीन करने में क्या रही, असफल रही। तो तीसरा शिष्टमंडल बाद में किसके नेतृत्व में भेजा गया, भय से ध्यान रखना है, भगवंत दास। किसके नेतृत्व में भेजा गया, भगवंत दास के नेतृत्व में भेजा गया। कब भेजा गया, अक्टूबर 1573 में। कब भेजा गया, अक्टूबर 1573 में भगवंत दास के नेतृत्व में तीसरा शिष्टमंडल भेजा गया महाराणा प्रताप को मुगलों के अधीन करने के लिए। लेकिन भगवंत दास भी महाराणा प्रताप को अकबर के अधीन करने में क्या रही, असफल रही। तो इसके बाद चौथा जो शिष्टमंडल भेजा गया वह किसके नेतृत्व में भेजा गया, टोडरमल के नेतृत्व में भेजा गया। किसके नेतृत्व में भेजा, टोडरमल के नेतृत्व में भेजा गया। और ये शिष्टमंडल भेजा गया था दिसंबर 1573 ईस्वी में। कब भेजा गया था, दिसंबर 1573 ईस्वी में। लेकिन टोडरमल भी महाराणा प्रताप को मुगलों के अधीन करने में क्या रही, असफल रही। समझा गई बात। एक बार दोबारा देखिए, महाराणा प्रताप जब 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया गया, तो उस नागौर दरबार में राजपूताना के लगभग सभी शासक मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो बाद में अकबर ने प्रताप को अपने अधीन करने के लिए 4 दूत मंडल या शिष्टमंडल भेजे, जिसमें पहला शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा गया, जलाल खां कोरची के नेतृत्व में नवंबर 1572 में। लेकिन ये प्रताप को मुगलों के अधीन करने में क्या रही, असफल रही। और दूसरा शिष्टमंडल भेजा जाता है मान सिंह कछवाहा के नेतृत्व में जून 1573 में। लेकिन मान सिंह कछवाहा भी प्रताप को मुगलों के अधीन करने में क्या रही, असफल रही। तो बाद में तीसरा शिष्टमंडल मान सिंह कछवाहा के पिता भगवंत दास के नेतृत्व में भेजा गया। कब, अक्टूबर 1573 में। लेकिन भगवंत दास भी महाराणा प्रताप को मुगलों के अधीन करने में असफल रही। चौथा शिष्टमंडल भेजा बाद में किसने, अकबर ने। किसके नेतृत्व में भेजा, टोडरमल के नेतृत्व में। और टोडरमल अकबर की प्रमुख 9 विद्वानों में से एक था, मतलब अकबर के 9 रत्नों में से एक माना जाता है किसे, टोडरमल को। तो टोडरमल के नेतृत्व में कब शिष्टमंडल भेजा गया, दिसंबर 1573 में भेजा गया। लेकिन टोडरमल भी महाराणा प्रताप को मुगलों के अधीन करने में क्या रहा, असफल रहा था। समझा गई बात, यहां तक समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं महाराणा प्रताप के संदर्भ में कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण इतिहास की। कर लिया नोट। अब देखिए, जब 4 शिष्टमंडल भेजेगी और 4 शिष्टमंडल भेजने के दौरान वे शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को मुगलों के अधीन नहीं कर पाई, तो बाद में इधर दिल्ली का शासक कौन है, अकबर। तो बाद में अकबर ने क्या किया, मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनानी प्रारंभ कर दी। और मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना कहां तैयार की गई अकबर के द्वारा, अजमेर के मैगजीन किले में। कहां पे तैयार की थी, अजमेर के मैगजीन किले में। और अजमेर के मैगजीन किले को क्या कहा जाता है, अकबर किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अकबर का किला भी कहा जाता है। तो अकबर के किले में या अजमेर के मैगनीज किले में अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने की योजना बनाई। और इधर महाराणा प्रताप ने पुंजा भील को मेवाड़ की चित्तौड़ की सुरक्षा का दायित्व सौंपकर और बाद में पुंजा भील को क्या बना दिया, भील टुकड़ी का नेतृत्व करता बना दिया। भील टुकड़ी का नेतृत्व कौन कर रहा था, पुंजा भील। भील टुकड़ी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया,
पुंजा भील के द्वारा किया गया। और इसके बाद अगर अपनी बात की जाए तो अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए जो मुख्य सेनापति नियुक्त किया, मुख्य सेनापति किसे नियुक्त किया? मान सिंह कछवाहा को। किसे नियुक्त किया था? मान सिंह कछवाहा को मुख्य सेनापति नियुक्त किया। और इनके सहायक सेनापति किन्हें बनाया गया? मान सिंह कछवाहा को मुख्य सेनापति नियुक्त कर आसफ खां, मीर बख्शी खां, गाफी खां और मुजाहिद खां, इसके अलावा जगन्नाथ कछवाहा को इनका सहायक सेनापति नियुक्त कर दिया। और इधर महाराणा प्रताप ने भील टुकड़ी का नेतृत्व किसे प्रदान किया? पुंजा भील को प्रदान किया। और महाराणा प्रताप ने अपनी जनता के लिए निर्देश दिए कि जनता है वह सारी की सारी पर्वत मैदानी भागों को छोड़कर पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जाकर रही। अगर कोई भी मैदानी भागों के अंदर फसल उगाएगा तो वह प्राण दंड का भागीदार होगा। और इस प्रकार के निर्देश देकर भील टुकड़ी का नेतृत्व किसे प्रदान कर दिया? पुंजा भील को प्रदान कर दिया। और इसके अलावा अगर अपनी बात की जाए तो इनकी तरफ से युद्ध कौन लड़ रहा था? जाला विद्या। जाला विद्या जिनके द्वारा हल्दी घाटी जिनके द्वारा महाराणा प्रताप का राज चिन्ह भी धारण किया गया था। समझा गई बात? अब देखिए जाला विद्या और इसके अलावा महाराणा प्रताप की प्रमुख हाथियों की बात करते हैं तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। और महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध लड़ने वाले हाथी कौन थे? एक हाथी का नाम था राम प्रसाद, एक हाथी था लूणा, एक हाथी का नाम था चक्रवाप और एक हाथी का नाम था खांडेराव। जो महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध लड़ने वाले हाथी थे राम प्रसाद, जो महाराणा प्रताप का हाथी था लूणा, चक्रवाप और खांडेराव, ये चारों हाथी महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से युद्ध लड़ने वाले थे। और इधर अकबर की सेना में जो हाथी थे वे कौन कौन से थे? एक तो था मर्दाना हाथी, और मर्दाना हाथी पर कौन सवार था? मान सिंह कछवाहा सवार था। इसके अलावा एक हाथी का नाम था गजराज और एक हाथी का नाम था गजमुक्ता और एक हाथी का नाम था रनमदार। तो पूछ लिया जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में जो हाथियों दूसरे चरण में हाथियों की लड़ाई हुई थी और हाथियों का युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से युद्ध में भाग लेने वाले हाथी कौन कौन से थे? राम प्रसाद, लूणा, चक्रवाप और खांडेराव। और दिल्ली के मुगल शासक अकबर की तरफ से हाथियों के युद्ध में भाग लेने वाला हाथी कौन से थे? मर्दाना हाथी, गजराज, गजमुक्ता और रनमदार। समझा गई होगी बात यहाँ तक? क्लियर है? अब अपने आगे बात करेंगे किसके बारे में? हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। तो देखिए हल्दी घाटी के युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी में। लेकिन अकबर की सेना मान सिंह कछवाहा के नेतृत्व में 3 अप्रैल 1576 को 3 अप्रैल 1576 को मेवाड़ के मोलेला गांव में पहुंची और यहाँ पे अपना सैन्य कैंप स्थापित किया। तो पूछ लिया जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना मान सिंह कछवाहा के नेतृत्व में कहां पे ठहरी हुई थी? मोलेला गांव में ठहरी हुई थी। और ये यहाँ कब पहुंची थी? 3 अप्रैल 1576 को। और उस समय महाराणा प्रताप की सेना का जो सैन्य कैंप था वह कहाँ स्थापित किया गया था? लोसिंग गांव में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? लोसिंग गांव में स्थापित किया गया था। मतलब महाराणा प्रताप की सेना वह कहाँ ठहरी हुई थी? लोसिंग गांव में ठहरी हुई थी। समझा गई बात? अब अपनी बात करते हैं किसकी? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुई उस युद्ध की जिसने महाराणा प्रताप के गौरव को बढ़ाने का कार्य किया और इसके अलावा पूरी राजपूताना क्षेत्र के गौरव को बढ़ाने का कार्य किया, जिसे कहा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को। कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को। लेकिन
एक इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा हल्दी घाटी की युद्ध की डेट बताते हैं 21 जून 1576 ईस्वी, लेकिन हमें ध्यान रखना है 18 जून 1576 ईस्वी। और अगर पूछ लिया जाए कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अगर हल्दी घाटी युद्ध की डेट पूछी जाती है तो वह क्या होगी, 21 जून 1576 होगी। अब देखिए ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये किसके मध्य हुआ था, महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप और अकबर के प्रमुख सेनापति मान सिंह कछवाहा के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था, अकबर के प्रमुख सेनापति मान सिंह कछवाहा के मध्य हुआ था। अब देखिए इस हल्दी घाटी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो हल्दी घाटी युद्ध को कहा जाता है मेवाड़ की थर्मोपल्ली। क्या कहा जाता है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा जाता है। और मेवाड़ की थर्मोपल्ली नाम किसने दिया था, ये दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसके द्वारा कहा गया है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया है। और इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है अबुल फजल। ये भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे, 9 प्रमुख विद्वानों में से एक थे। और अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या नाम दिया है, खमनोर का युद्ध कहा है। क्या कहा है, खमनोर का युद्ध कहा है। तो खमनोर का युद्ध नाम किसने दिया था हल्दी घाटी युद्ध को, अबुल फजल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, अबुल फजल के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा गया है, खमनोर का युद्ध कहा गया है। इसके अलावा अगर अपनी बात की जाए तो एक इतिहासकार और है जिनका नाम है बंदायूनी। और बंदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है, गोगुंदा का युद्ध नाम दिया है। तो गोगुंदा का युद्ध किसे कहा जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। और हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसके द्वारा कहा गया है, बंदायूनी के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, बंदायूनी के द्वारा कहा गया है। क्योंकि बंदायूनी ने इस हल्दी घाटी युद्ध का आंख को देखा हाल भी लिखा है। तो जहां तक की बात की जाए कि बंदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध का आंख को देखा हाल लिखा है, तो बंदायूनी के द्वारा लिखी गई बातें लगभग लगभग क्या हो सकती हैं, प्रमाणिक हो सकती हैं। तो बंदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या नाम दिया है, गोगुंदा का युद्ध कहा है। और इसके अलावा हल्दी घाटी युद्ध को कहा जाता है बादशाह बाग का युद्ध। बादशाह बाग का युद्ध भी कहा जाता है। और बादशाह बाग का युद्ध किसके द्वारा कहा गया है, एक इतिहासकार है जिनका नाम है आदर्शी लाल श्रीवास्तव। जिनका नाम क्या है, आदर्शी लाल श्रीवास्तव। आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है, बादशाह बाग का युद्ध कहा है। क्योंकि एक तरफ तो मुगल शासक और हिंदुस्तान के बादशाह अकबर की सेना युद्ध लड़ रही है, और एक तरफ बाघ किसे कहा गया है, महाराणा प्रताप को। मतलब एक बाघ या शेर की संज्ञा दी गई है, किसे दी गई है, महाराणा प्रताप को दी गई है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576 को। किसके मध्य हुआ था, महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर की मुख्य सेनापति मान सिंह कछवाहा के मध्य। और हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा जाता है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है, और किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा है। और हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है, किसने कहा है, बंदायूनी ने। और हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा जाता है, बादशाह बाग का युद्ध कहा जाता है, जो नाम किसके द्वारा दिया गया है, इतिहासकार आदर्शी लाल श्रीवास्तव के द्वारा दिया गया है। समझा गई बात, समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं और हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। हाँ जी, कर लिया नोट। अब देखिए भी हल्दी घाटी के युद्ध की अगर अपनी बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, महाराणा प्रताप और मुगल सेना के प्रमुख सेनापति मान सिंह कछवाहा के मध्य लड़ा गया। अब देखो हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है,
मेवाड़ की थर्मोपल्ली का है। और मेवाड़ की थर्मोपल्ली क्यों कहा जाता है? क्योंकि 480 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जो कहलाया थर्मोपल्ली का युद्ध। और इस हल्दी घाटी के युद्ध के कारणों की तुलना थर्मोपल्ली के युद्ध के कारणों से की जाती है, क्योंकि थर्मोपल्ली युद्ध के जो कारण थे वही युद्ध के कारण किस युद्ध के रहे? हल्दी घाटी के युद्ध के रहे। इसी कारण थर्मोपल्ली के युद्ध से हल्दी घाटी के युद्ध की तुलना किसने की है? कर्नल जेम्स टोड ने। और इसे क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली का है। अब अपनी बात करें कि इधर किसकी सेना है? महाराणा प्रताप की। इधर किसकी सेना है? महाराणा प्रताप की सेना है। और इधर अगर अपनी बात की जाए तो इधर किसकी सेना है? अकबर की सेना है। और एक इतिहासकार है जिनका नाम है श्यामल दास। और श्यामल दास के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है वीर विनोद ग्रंथ। श्यामल दास के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? वीर विनोद ग्रंथ लिखा गया है। और श्यामल दास ने क्या बताया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में जो भाग लेने वाली प्रताप की सेना और अकबर की सेना का जो अनुपात था वह कितना था? 1:4 था। कितना था? 1:4 था। मतलब लगभग महाराणा प्रताप की तरफ से इस हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या कितनी थी? 20,000। और इधर अकबर की सेना की तरफ से लड़ने वाले सैनिकों की संख्या कितनी थी? 80,000 थी। लेकिन मोहनोत निर्णसी ने क्या बताया है? मोहनोत निर्णसी जिन्हें क्या कहा जाता है? मोहनोत निर्णसी को मुंशी देवी प्रसाद ने क्या संज्ञा दी है? इन्हें कहा है राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है मोहनोत निर्णसी को। और राजस्थान का अबुल फजल मोहनोत निर्णसी को किसके द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया है? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया है। तो मोहनोत निर्णसी ने क्या बताया कि महाराणा प्रताप की जो सेना थी वह कितनी थी? 9 से 10,000 थी। जबकि अकबर की सेना की जो संख्या थी वह लगभग कितनी थी? 40,000 थी। कितनी थी? 40,000 थी। और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले हाथियों का क्या नाम था? राम प्रसाद, लूणा, चक्रवाप और खांडेराव। इधर अकबर की सेना की तरफ से लड़ने वाले हाथियों का नाम क्या था? मर्दाना हाथी, गजराज, गजमुक्ता और रनमदार। मर्दाना हाथी जिस पर कौन सवार थी? मान सिंह कछवाहा सवार थे। और इधर महाराणा प्रताप किस पर सवार थी? चेतक पर सवार थी। समझा की बात? यहां तक समझ में आ गए हैं तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपनी और आगे बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। कर लिया नोट? देखिए हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से नेतृत्व अग्रिम भाग या हरावल दल का नेतृत्व करता। महाराणा प्रताप की सेना का हरावल दल का नेतृत्व करता कौन था? हकीम खां सूरी था। कौन था? हकीम खां सूरी, जो एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। क्या था? एकमात्र मुस्लिम सेनापति था महाराणा प्रताप की सेना में, जिसने हरावल दल का क्या किया था? नेतृत्व किया था। हरावल दल किसे कहा जाता है? सेना की जो आगे की टुकड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है? हरावल दल कहा जाता है। और उस हरावल दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? हकीम खां सूरी के द्वारा किया गया था। और हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। समझा की बात? और इधर अकबर की सेना की तरफ से मुख्य सेनापति कौन था? मान सिंह कछवाहा। कौन था? मान सिंह कछवाहा के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजा गया था। और मान सिंह कछवाहा की तरफ से हरावल दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? हरावल दल का नेतृत्व किसे बनाया गया था? सैयद हासिम खान को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? सैयद हासिम खान को बनाया गया था। तो पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप की सेना का हल्दी घाटी युद्ध में हरावल दल का नेतृत्व करता कौन था? हकीम खां सूरी। और मान सिंह कछवाहा का हरावल दल का नेतृत्व करता कौन था? सैयद हासिम खान था। समझा की बात? अब देखिए इस युद्ध के प्रथम चरण के अंदर क्या रही? महाराणा प्रताप की क्या हुई? विजय हुई। लेकिन दूसरे चरण में युद्ध से भागते हुए मुगल सैनिकों को जोश दिलाने के लिए मुगल सेना की तरफ से युद्ध लड़ रहा था मेहतर खान। कौन? मेहतर खान। और मेहतर खान जोर से चिल्लाया कि बादशाह सलामत, समय आ रही है। तो भागते सैनिक वापस मुड़कर मेवाड़ी सेना से क्या करने लगे? युद्ध करने लगे। और दूसरे चरण में हाथियों के युद्ध में जो रक्ततलाई नामक स्थान है, रक्ततलाई किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी के मैदान को क्या कहा जाता है? रक्ततलाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्ततलाई भी कहा जाता है।
तो दूसरे चरण में क्या हुआ, हाथियों का युद्ध हुआ। और इधर तो महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से कौन कौन से हाथी युद्ध लड़ रहे थे, राम प्रसाद लूणा। और इधर कौन से हाथी थे, अकबर की सेना की तरफ से गजराज और गजमुक्ता। तो दूसरे चरण में जो हाथियों का युद्ध हुआ वह युद्ध हुआ राम प्रसाद लूणा का किसके साथ, गजराज और गजमुक्ता हाथियों के साथ, जिसमें राम प्रसाद और लूणा ने मुगल सेनाओं को काफी क्षति पहुंचाई। और बाद में मानसिंह कछवाहा ने राम प्रसाद को क्या बना लिया, बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद इसे कहाँ ले गए, अकबर के पास लेके गए। और अकबर ने राम प्रसाद जो हाथी था उसे जेल के अंदर डाल दिया, कारागृह के अंदर डाल दिया और इसे भोजन दिया गया। लेकिन राम प्रसाद एक स्वामी भगत हाथी था और उसने 17 दिन तक भोजन नहीं किया और 17वें दिन इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अकबर ने एक बात बोली कि अगर मैं प्रताप के हाथी को अगर अपने अधीन नहीं कर सका तो मैं प्रताप को अपने अधीन कैसे कर सकता हूं। इस प्रकार की बात किसके द्वारा कही गई, महाराणा ये मुगल शासक अकबर के द्वारा कही गई। और इस दूसरे चरण के युद्ध में भी, हाथियों के युद्ध में किसकी विजय हुई, मानसिंह ये महाराणा प्रताप की विजय हुई। समझा की बात यहां तक क्लियर है। तो पहले चरण के अंदर प्रताप विजय रही और दूसरे चरण के अंदर भी कौन विजय रहे, हाथियों के युद्ध में महाराणा प्रताप की हाथियों की क्या हुई, विजय हुई थी। और अब अपनी बात करेंगे इस युद्ध के तीसरे चरण की। तो यहां तक अगर समझ में आ गया है तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य तथ्यों के बारे में भी बात करते हैं। अब देखो भी, राम प्रसाद को जब मान सिंह के द्वारा बंदी बनाया जाता है तो बंदी बनाने के बाद इसे मुगल शासक अकबर के पास भेजा गया। तो मुगल शासक अकबर ने राम प्रसाद का नाम बदल कर क्या रख दिया था, पीर प्रसाद रख दिया। लेकिन ये राम प्रसाद को भी अपने अधीन नहीं कर पाया। तो अकबर ने क्या बात बोली थी कि मैं प्रताप के हाथी को अपने अधीन नहीं कर पाया तो प्रताप को मैं अपने अधीन कैसे कर सकता हूं। अब अपने आगे बात करते हैं किसकी, दूसरे चरण के अंदर जब दोपहर का समय था और दोपहर के समय आसफ खान बंदायूनी ने आसफ खान को एक बात बोली। बंदायूनी जो अकबर की सेना की तरफ से युद्ध लड़ रहा था और बंदायूनी ने मुगल सेनापति आसफ खान को कहा कि दोपहर का समय हो गया और सूर्य ने तीक्ष्ण किरणों से अधिक उत्तेजित कर दिया है और जिससे खोपड़ी का खून उबलने लगा है। सभी ओर से योद्धाओं की हलचल में भीड़ ऐसी मिल गई है कि शत्रु सेना के राजपूत और मुगल सेना के राजपूतों को पहचानना क्या हो गया है, कठिन हो गया है। तब आसफ खान ने क्या कहा, आसफ खान ने कहा कि तुम तो अपना वार करते जाओ, चाहे जिस पक्ष का भी राजपूत मारा जाए, इस्लाम को हर दशा में क्या होगा, लाभ होगा। और इसका उल्लेख हमें कहा मिलता है, बंदायूनी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उसके भाग सेकंड की पृष्ठ संख्या 233 पे इसका उल्लेख मिलेगा। और राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान का जो इतिहास गोपीनाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया है उसके पृष्ठ संख्या 231 पर इस बात का उल्लेख मिलता है कि दूसरे चरण में जब बंदायूनी ने आसफ खान को ये बात बोली कि दोपहर का समय हो गया है और सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से अधिक उत्तेजित कर दिया गया है जिससे खोपड़ी का खून उबलने लगा है। सभी ओर से योद्धाओं की इस प्रकार से हलचल मच चुकी है कि शत्रु सेना के राजपूत और मुगल सेना के राजपूतों का पता ही नहीं चल रहा, उनको पहचानना क्या हो गया, कठिन हो गया। तब आसफ खान ने कहा कि तुम तो अपना वार करते जाओ, चाहे जिस पक्ष का भी राजपूत मारा जाए, फायदा किसको होना है, मुगलों को होना है। ये बात किसके द्वारा कही गई, आसफ खान के द्वारा बंदायूनी को कहेगी। और इसका उल्लेख बंदायूनी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ और राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक में भी इसका उल्लेख मिलता है। और दूसरे चरण के अंदर क्या रहे, मुगल हावी रहे। दूसरे चरण में मुगल क्या रहे, हावी रहे। और तभी प्रताप और मान सिंह का क्या हो गया, आमना सामना हो गया। प्रताप और मान सिंह का आमना सामना हो गया। और मान सिंह किस पर सवार था, मर्दाना हाथी पर सवार था। किस पर सवार था, मर्दाना हाथी पर सवार था। और प्रताप किस पर सवार था, अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार था। और प्रताप ने भाले से किस पर प्रहार किया, मान सिंह पर प्रहार किया तो मान सिंह तो बच निकला। लेकिन जब चेतक ने
आगे की पैर उठाकर मर्दाना हाथी की सूंड पर रखे, तो मर्दाना हाथी की सूंड पर लगे चाकू से उसके पैरों पर क्या होगी, घाव हो गए, जिससे महाराणा ये चेतक है वह क्या हो गया, घायल हो गया। और प्रताप की सेना को मुगल सेना के द्वारा घेर लिया गया। और जब जालाबिद्दा ने प्रताप को घेरे हुए देख लिया तो जालाबिद्दा है वह प्रताप के पास पहुंचे। तभी बहलोल खां लोधी को प्रताप ने एक तलवार का इतना कड़ा प्रहार किया कि बहलोल खां लोधी और उसके घोड़े को एक तलवार के प्रहार में दो भागों के अंदर टुकड़े कर दिए। और बाद में जालाबिद्दा ने प्रताप को युद्ध मैदान से कहा निकाला, बाहर निकाला। और जालाबिद्दा ने क्या किया, जालाबिद्दा ने प्रताप का राज चिन्ह धारण किया। तो महाराणा प्रताप का राज चिन्ह किसके द्वारा धारण किया गया, जालाबिद्दा के द्वारा धारण किया गया। और प्रताप के स्थान पर राज चिन्ह धारण कर और ये युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को क्या हो गई, प्राप्त हो गई। तो पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण किसके द्वारा किया गया था, जालाबिद्दा के द्वारा किया गया था। और जब प्रताप को युद्ध मैदान से बाहर ले जाया गया तो जब ये कहाँ जा रहे थे, इनकी जो सेना के लिए औषधियां लाई गई थी वह कहाँ रखी गई थी, कोलियारी नामक स्थान पे रखी गई थी। तो जब प्रताप कोलियारी की ओर जा रही थी तो कुछ मुगल सैनिकों ने प्रताप का पीछा किया और मुगल सेना की तरफ से युद्ध लड़ रहा था प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह, जो महाराणा उदय सिंह के शासनकाल के समय से ही मुगलों के दरबार में जा रहा था। उसने अपने भाई प्रताप की क्या की, सहायता की और प्रताप का पीछा कर रही मुगल सेना को मार गिराया। और बाद में प्रताप से क्या मांगी, क्षमा मांगी। तो प्रताप ने इन्हें क्या कर दिया, माफ भी कर दिया। तो इस प्रकार से जो एक बड़ी विजय हुई हल्दी घाटी के युद्ध में, वे किसकी हुई, महाराणा ये अकबर की हुई। लेकिन कुछ इतिहासकारों क्या कहते हैं, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो मुगलों की एक पार्थिव जो विजय हुई थी, मतलब एक बड़ी विजय हुई थी, इससे तो अच्छी महाराणा प्रताप की जो छोटी छोटी पहले चरण और दूसरे चरण के हाथियों के युद्ध में विजय हुई थी वह काफी महत्वपूर्ण रहती है। समझा गई बात। तो हल्दी घाटी के युद्ध में कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया था कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो महाराणा प्रताप विजयी हुई न मुगल सेना विजयी हुई। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 की बुक के अनुसार महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर विजयी बताया जाता है। समझा गई बात। तो हल्दी घाटी का युद्ध है वह क्या रहा था, अनिर्णायक रहा था। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक कक्षा 12 की बुक के अनुसार अपनी बात करें तो हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर विजय किसकी हुई थी, महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। तो समझा गई बात। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576 ईस्वी में, जो किसके मध्य हुआ था, महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह कछवाहा के मध्य हुआ था। जिसके अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक कक्षा 12 की बुक के अनुसार महाराणा प्रताप क्या रहे थे, हल्दी घाटी के युद्ध में विजयी रहे थे। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार और इस युद्ध के परिणामों के आधार पे देखा जाए तो हल्दी घाटी का युद्ध क्या रहा था, अनिर्णायक युद्ध रहा था। समझा गई बात। तो यहाँ तक समझ में आ गया है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपने आगे बात करते हैं। कर लिए नोट। अब देखो हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब जो रिजल्ट मुगल शासक अकबर ने सोचा था, ठीक है, वैसा रिजल्ट उसे प्राप्त नहीं हो पाया। तो वैसा रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाया किस प्रकार से कि महाराणा प्रताप है वह तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जाकर छिप गया और कौन सी युद्ध प्रणाली अपना ली, छापामार युद्ध नीति अपनाई। कौन सी युद्ध नीति अपनाई, छापामार युद्ध नीति अपनाई। और इधर मान सिंह कछवाहा और आसफ खां है वे महाराणा प्रताप को ढूंढते रहे। लेकिन जब महाराणा प्रताप नहीं मिले तो ये जैसे ही मुगल दरबार के अंदर उपस्थित हुई और मुगल शासक अकबर को सारी
युद्ध की घटना बताई, तो इस कारण अकबर ने मान सिंह की ड्योढ़ी मुगल दरबार में, इनकी जो ड्योढ़ी थी वो बंद कर दी। ड्योढ़ी का मतलब मान सिंह की का आना जाना मुगल दरबार के अंदर क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। और उसके बाद 3 अक्टूबर 1576 ईस्वी को बाद में मुगल शासक अकबर सवें मुजाहिद बेग के साथ मेवाड़ की ओर महाराणा प्रताप को ढूंढने के लिए आए, लेकिन महाराणा प्रताप पहाड़ी क्षेत्रों में छिपकर छापामार युद्ध प्रणाली के दौरान उनका जवाब देते गए, लेकिन वह इन्हें ढूंढने में असफल रहे। इस प्रकार से हल्दी घाटी के युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल पाया, इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा जाता है, अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है। अब अपने आगे बात करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो युद्ध हुआ था वह था कुंभलगढ़ का युद्ध, जो जो कब हुआ था, 1578 से 1580 ईस्वी। अब अपनी बात करेंगे किसकी, कुंभलगढ़ के युद्ध के बारे में। तो नेक्स्ट जो युद्ध है वह कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ का युद्ध, और कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था, 1578 से 1580 ईस्वी। तो कुंभलगढ़ का युद्ध भी किसके साथ हुआ है, मुगल शासक अकबर की सेना के साथ हुआ था। और जब अकबर गोगुंदा से दिल्ली वापस लौट गया तो महाराणा प्रताप ने जो मुगल शासक अकबर था, अकबर ने गोगुंदा में किसे नियुक्त किया था, मुजाहिद बेग को नियुक्त किया था। और मुजाहिद बेग को नियुक्त कर अकबर जब वापस दिल्ली लौट गया तो अकबर के जाते ही प्रताप ने मुगल सेनानायक मुजाहिद बेग को मारकर वापस गोगुंदा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब देखो भाई, इसके बाद फिर अकबर ने 1577 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजा। किसके नेतृत्व में, शाहबाज खां के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजा, लेकिन शाहबाज खां महाराणा प्रताप को ढूंढने में क्या रहे, असफल रहे, क्योंकि प्रताप छप्पन की पहाड़ियों की ओर चले गए। और शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ की तलहटी में बसे केलवाड़ा सहित 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को कुंभलगढ़ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। 3 अक्टूबर 1578 ईस्वी को किस पर अधिकार कर लिया, कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया गया। किसके द्वारा किया गया, शाहबाज खां के द्वारा किया गया। लेकिन शाहबाज खां प्रताप की खोज में गोगुंदा, उदयपुर और चावंड पर अधिकार करता हुआ भटकता रहा, लेकिन महाराणा प्रताप का वह पता नहीं लगा इसका, क्योंकि राणा प्रताप छप्पन के पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र बनाकर छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा मुगलों के विरुद्ध उनका हर एक जवाब अच्छे से देते जा रहे थे। ठीक है। और शाहबाज खां को फिर 1579 के अंदर 1579 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में फिर सैन्य अभियान भेजा गया, लेकिन फिर शाहबाज खां है वे महाराणा प्रताप को ढूंढने में क्या रहे, असफल रहे। इसके बाद अकबर के द्वारा सैन्य अभियान भेजा जाता है किसके नेतृत्व में, अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में, अब्दुल रहीम खान एक खाना के नेतृत्व में। और अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सैन्य अभियान कब भेजा जाता है, 1580 ईस्वी में। कब भेजा जाता है, 1580 ईस्वी में। और इधर प्रताप कहाँ छिपा हुआ है उस समय, प्रताप पहाड़ी क्षेत्रों में, मतलब छप्पन की पहाड़ियों में छिपकर, छप्पन की पहाड़ियों में छिपकर अकबर की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से उनकी सेना को क्या करता जा रहा था, पराजित करता जा रहा था। तो जब अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में 1580 ईस्वी में सैन्य अभियान भेजा जाता है, तो अब्दुल रहीम खान खाना अपने परिवार को कहाँ ले जाता है, अपने साथ शेरपुर गांव में ठहराता है। लेकिन जब शेरपुर गांव में ठहराता है और उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना महाराणा प्रताप को ढूंढने निकलते हैं, तो पीछे से जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे जिनका नाम था कुंवर अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया। तो इस बात की सूचना जब किसे मिली, इस बात की सूचना जब महाराणा प्रताप को मिली, तो महाराणा प्रताप ने कुंवर अमर सिंह को आदेश दिया कि अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को वापिस ससमान शेरपुर छोड़ दिया जाए।
तो कुंवर अमर सिंह ने इनके पूरे परिवार को वापस कहां छोड़ दिया? शेरपुर गांव में छोड़ दिया। समझा गई बात यहां तक? अब देखो भी, इस युद्ध के दौरान देखो, कुंभलगढ़ के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप वे जंगली क्षेत्रों के अंदर भटकता रहा, और जंगली क्षेत्रों में भटकते भटकते जब रसद सामग्री को लेकर उनके सामने काफी समस्याएं आई, तो बाद में जो इनका पुत्र था कुंवर अमर सिंह, वह भूख के मारे रोने लगा, और रोते बिलखते देख महाराणा प्रताप ने कुंवर अमर सिंह के लिए घास की रोटियां बनाई, और घास की रोटियां जो बनाई थी उसे उदबिलाव उठाकर ले गया। और बाद में जो कुंवर अमर सिंह है, कुंवर अमर सिंह रोने लगा, तो उनके रोने बिलखने को देखकर महाराणा प्रताप ने, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता को लेकर एक पत्र लिखा था अकबर को, और अकबर ने ये बातें किसको बताई हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को बताई, कि महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को लेकर एक पत्र लिखा है। तब पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा, और उस पत्र के अंदर पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या कहा कि सूर्य पूर्व में उगता था, क्या मैं ये मान लूं कि सूर्य पश्चिम से उगना प्रारंभ हो गया है? क्या महाराणा प्रताप के मुंह से अकबर की अधीनता क्या कर ली गई है? स्वीकार कर ली गई है। तो इस कारण पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कि हे दीवान, प्रताप को क्या कहा? प्रताप को संबोधित करते हुए बोला कि हे दीवान, मैं अपनी मुझ से प्रताप दूं या मैं अपने गले पर तलवार से वार करूं? तो इसका जवाब देते हुए पर महाराणा प्रताप ने पृथ्वीराज राठौड़ को पत्र लिखा कि सूर्य पूर्व में ही उगता था और पूर्व में ही उगेगा, और आप अपनी मुझ से प्रताप देते रहिए, क्योंकि मेरे मुंह से या मेरी तलवार है वह तुर्कों की गर्दन पर लगातार पड़ती रहेगी, और मैं कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार का पत्र व्यवहार किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ के बीच हुआ था, लेकिन इसके अंदर कोई प्रामाणिकता नहीं मानी जाती है। समझा गई बात? तो इस प्रकार की प्रामाणिकता क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि कुंभलगढ़ के युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप उन पहाड़ी क्षेत्रों में घूम रहे थे, तो वह क्षेत्र बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। ठीक है, तो वहां पे मतलब खाने के लिए फल फ्रूट के जो पेड़ पौधे थे वे भी थे। इस वजह से वहां पे भूख प्यास वाली तो कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, और बाद में देखो, अगर बात की जाए, उनके पास मतलब आर्थिक रूप से क्या आ गई थी? आर्थिक या मतलब धन की कमी आ गई, जिसके कारण वह सेना का कोई खर्चा नहीं उठा सकते थे। तो बाद में इन्हें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम क्या था? बामासाय। क्या नाम था? बामासाय। और बामासाय ने अपना सारा का सारा धन किसे दे दिया? महाराणा प्रताप को दे दिया, और इतना धन दिया कि बामासाय के द्वारा दिए गए धन से महाराणा प्रताप 12 वर्ष तक 25,000 सैनिकों का भोजन का खर्चा उठा सकते थे। ठीक है, इसलिए बामासाय ने अपना धन देकर महाराणा प्रताप की क्या की? सहायता की, और इसी कारण बामासाय को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है? बामासाय को कहा जाता है। समझा गई बात यहां तक? क्लियर है? अगर समझ में आ गई है तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भी, अब अपने आगे बात करेंगे तीसरे महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में, जो कब हुआ था? दिवेर का युद्ध, जो कब हुआ था? 1582 ईस्वी में। अब अपनी बात करते हैं किसके बारे में? दिवेर के युद्ध के बारे में। दिवेर का युद्ध, और दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1582 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1582 ईस्वी में। और दिवेर के युद्ध में
महाराणा प्रताप ने सैन्य शक्ति को संगठित कर प्रताप ने दिवेर पर फिर से दावा बोल दिया, क्योंकि अकबर ने मेवाड़ में प्रमुख 4 सैन्य कैंप स्थापित कर रखी थी। और जो सबसे पहले अगर अपनी बात की जाए तो एक सैन्य कैंप स्थापित किया था उन्होंने डूंगरपुर में, डूंगरपुर की पहाड़ियों में या डूंगरपुर की घाटियों में देवल नामक स्थान पर, डूंगरपुर की घाटियों में देवल नामक स्थान पर एक सैन्य कैंप स्थापित किया था। और एक सैन्य कैंप स्थापित किया था इन्होंने उदयपुर में देबारी नामक स्थान पे, उदयपुर में देबारी नामक स्थान पे दूसरा सैन्य कैंप स्थापित किया। और तीसरा जो सैन्य कैंप था वह पाली में दूसरी नामक स्थान पर, पाली में दूसरी नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। और एक सैनिक कैंप स्थापित किया गया था दिवेर में। कहां पे? दिवेर में, जो अजमेर की ओर पड़ता है। कहां पड़ता है? अजमेर की ओर पड़ता है। और ये जो सैन्य कैंप था, ये सैन्य कैंप इनका एक महत्वपूर्ण मतलब मुख्य सैन्य कैंप था। और इन्हीं इस दिवेर के जो सैन्य कैंप में अकबर ने अपने चाचा सुल्तान खां को तैनात कर रखा था। किसे तैनात किया गया था? सुल्तान खां को तैनात किया गया था, जो अकबर के क्या थे? चाचा थे। और प्रताप ने अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह, बामाशाह और भीलों की सैन्य टुकड़ी सहित दिवेर पर क्या बोल दिया? दावा बोल दिया। और महाराणा प्रताप ने सुल्तान खां के हाथी को एक भाले के प्रहार से क्या कर दिया? निडाल कर दिया और सुल्तान खां की क्या कर दी? हत्या कर दी। और इस प्रकार से दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की क्या हुई? महाराणा प्रताप की क्या हो गई? विजय हुई। महाराणा प्रताप की क्या हुई? विजय हुई। तो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य जो दिवेर का युद्ध लड़ा गया, ये कब लड़ा गया? 1582 ईस्वी में। और अकबर ने मेवाड़ में 4 मुख्य सैन्य कैंप स्थापित कर रखे थे, जो कौन कौन से? डूंगरपुर की घाटियों में देवल, उदयपुर में देबारी नामक स्थान पे, पाली में दूसरी नामक स्थान पे, दिवेर में जो अजमेर की ओर पड़ता है। और दिवेर में अकबर ने अपने चाचा सुल्तान खां को नियुक्त कर रखा था। और महाराणा प्रताप ने कुंवर अमर सिंह, बामाशाह और भीलों की टुकड़ी सहित कहां पे आक्रमण कर दिया? दिवेर पर आक्रमण कर दिया, जहां पे इन्होंने महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने भाले के प्रहार से सुल्तान खां और उनके हाथी को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। और इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की क्या हुई? विजय हुई। और दिवेर के युद्ध को क्या कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को क्या कहा जाता है? प्रताप का गौरव कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रताप का गौरव कहा गया है। और इसके अलावा दिवेर के युद्ध को कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन। और मेवाड़ का मैराथन क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए 490 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था फारस और एथेंस की सेना के बीच, जिसमें एथेंस की एक छोटी सेना थी, जैसे महाराणा प्रताप की सेना मुगल शासक अकबर की सेना की तुलना में क्या थी? काफी छोटी थी। ठीक उसी प्रकार एथेंस की सेना फारस की सेना से काफी छोटी थी, लेकिन एक छोटी सेना ने एक बड़ी सेना पर क्या कर ली? विजय प्राप्त कर ली। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना पर विजय प्राप्त की। तो इस कारण इस दिवेर के युद्ध की तुलना 490 ईस्वी में हुई एथेंस और फारस की सेना के मध्य जो युद्ध हुआ था, मैराथन का युद्ध, उस युद्ध से तुलना करते हुए इसे क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है। समझ आ गई बात? यहां तक समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपने आगे बात करते हैं। कर लिया नोट? अब देखिए महाराणा प्रताप की दिवेर के युद्ध में विजय हुई। और विजय होने के दौरान 1585 ईस्वी में चावंड की सरदार लूणा चावंडिया को महाराणा प्रताप ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। महाराणा प्रताप ने चावंड का जो शासक
चावंड का जो सरदार था जिसका नाम क्या था, लूणा चावंडिया। लूणा चावंडिया। लूणा चावंडिया को 1585 में पराजित कर दिया और पराजित कर चावंड पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया और चावंड को अपनी क्या बना ली, एक नई राजधानी बनाया। चावंड को क्या बनाया, नई राजधानी बनाया। और उसके बाद मुगल सेना की तरफ से प्रताप की ओर कोई सैन्य अभियान नहीं भेजा जाता है। और बाद में महाराणा प्रताप ने अपना शेष जीवन कहाँ पे व्यतीत किया, चावंड में व्यतीत किया। लेकिन अगर अपनी बात की जाए 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे और धनुष की प्रत्यंचा के टूटने से महाराणा प्रताप क्या हो गए, घायल हो गए। और घायल होने के दौरान 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया, महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया, बांडोली नामक स्थान पे किया गया। कहाँ पे किया गया, बांडोली नामक स्थान पे किया गया। और यहाँ पे महाराणा प्रताप की अगर बात की जाए तो 8 खंभों की क्या बनी हुई है, छतरी भी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, 8 खंभों की छतरी। किसे कहा जाता है, महाराणा प्रताप की छतरी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 8 खंभों की छतरी कहा जाता है। और महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था, बांडोली नामक स्थान पे किया गया था। और महाराणा प्रताप इसके अलावा बामासाई और राणा पुंजा भील को महाराणा प्रताप के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी, राणा की उपाधि दी गई थी। तो अगर पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप, बामासाई और राणा पुंजा भील तीनों की समाधि कहाँ बनी हुई है, तीनों की समाधि कहाँ बनी हुई है, चावंड में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है, चावंड में बनी हुई है। और जो 8 दिसंबर 2014 को टूट गई थी, 8 दिसंबर 2014 को टूट गई थी। तो पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप, बामासाई, राणा पुंजा भील की समाधि कहाँ बनी हुई है, चावंड में बनी हुई है, जो 8 दिसंबर 2014 को टूट गई। और बामासाई को क्या कहा गया है, मेवाड़ का कर्ण और मेवाड़ का रक्षक भी कहा जाता है। और हल्दी घाटी के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, जो कौन सा मंदिर है, हल्दी घाटी में पीपला माता का मंदिर बना हुआ है। कौन सी माता का मंदिर बना हुआ है, पीपला माता का मंदिर कहाँ स्थित है, हल्दी घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है, हल्दी घाटी में स्थित है। और प्रताप ने डूंगरपुर के महारावल और सिरोही की राव सुल्तान और इड्र के राजा नारायण दास को भी अपने पक्ष में मिला लिया था। और अब यहाँ पे बात की जाती है प्रताप के दरबारी विद्वान को लेकर। तो प्रताप के जो दरबारी विद्वान थे, प्रताप के दरबारी विद्वान, उनका नाम था चक्रपाणी मिश्र। क्या नाम था, चक्रपाणी मिश्र। प्रताप के दरबारी विद्वान पूछे जाए तो वे कौन थे, चक्रपाणी मिश्र थे। जिनके द्वारा कौन कौन सी ग्रंथों की रचना की गई, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया विश्व वल्लभ ग्रंथ है, वे किसके द्वारा लिखा गया है, चक्रपाणी मिश्र के द्वारा लिखा गया है। और एक ग्रंथ लिखा गया है राज्याभिषेक मुहूर्तमाला। दूसरा ग्रंथ कौन सा है, राज्याभिषेक मुहूर्तमाला। समझा गई बात। तो इनके प्रमुख दरबारी विद्वान की बात की जाए तो प्रताप के जो प्रमुख दरबारी साहित्यकार थे वे कौन थे, चक्रपाणी मिश्र, जिनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है विश्व वल्लभ। और दूसरा जो ग्रंथ लिखा गया है वह कौन सा लिखा गया है, राज्याभिषेक मुहूर्तमाला लिखा गया है। और एक विद्वान है जिनका नाम है कन्हैयालाल सेठिया। और कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, एक ग्रंथ लिखा गया है अरे रे घास की रोटी। और एक जो ग्रंथ लिखा गया है वह लिखा गया है पित्तल पाथल धरती धोरारी। ये ग्रंथ भी किसके द्वारा लिखा गया है, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, एक पित्तल पाथल ग्रंथ है जो
पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें डिंगल भाषा का हेरोन्स कहा जाता है और बीकानेर रियासत से वे संबंध रखते हैं। और पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम है पित्तल और पाथल। पित्तल शब्द महाराणा प्रताप के लिए प्रयुक्त किया है उन्होंने, और पाथल शब्द समय पृथ्वीराज राठौड़ ने खुद के लिए प्रयुक्त किया है। और कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? पित्तल पाथल धरती दोहरारी और अरे रे घास री रोटी। समझा की बात? तो ये था अपना महाराणा प्रताप का इतिहास, जिसके बारे में आज अपने कंप्लीट कंटेंट के साथ चर्चा की। तो इस टॉपिक की अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ है वो अपने जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दे रखी है वहां पे आपको ये इसकी पीडीएफ है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो अब अपने कल बात करेंगे मेवाड़ इतिहास के अगले पार्ट में कुंवर अमर सिंह के बारे में, और कुंवर अमर सिंह के बाद जो आगे जो मेवाड़ के उत्तराधिकारी शासक बनेंगे उनके बारे में। तो कल मिलते हैं इसी टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।